बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। तो इसका एक और हम सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि आपका कह सकते हैं कि एनुअल मोड एग्जामिनेशन या फिर कह लीजिए टर्म 2 2021-22 के लिए होने वाला है। सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3 सैंपल पेपर आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे और ये आपका एक और सैंपल पेपर है यानी कि सैंपल पेपर नंबर 4। ठीक है, और अभी आपके 2 सैंपल पेपर और अपलोड किए जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। तो ओवरऑल देखिए एक लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे लिखा होगा 5 प्लस सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन टर्म 2 2021-22। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5 प्लस जो सैंपल पेपर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको सामान्य देश देखने की बात करें तो आपको सामान्य देश बेसिकली सभी को पता ही होंगे क्या है। ठीक है, आपके 9 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 7 करने होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में आपके 5 प्रश्न होंगे, आपको 3 करने हैं 3 मार्क्स के, सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न होंगे और जो 3 जिसमें से आपको 3 करने हैं जो कि आपके 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं भाई किस तरह से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए है हमारा। ठीक है, सेक्शन ए है हमारा टोटल 14 मार्क्स का यानी कि 7 into 2, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं 9 क्वेश्चन है, हमें 7 करने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है डेफलिम्पिक की शुरुआत तथा उद्देश्य लिखिए। डेफलिम्पिक्स जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके उद्देश्य। तो शुरुआत देखिए कैसे हुई थी। तो इसका प्रारंभ हुआ था इसका 1924 में और ये किन के लिए आयोजित किया जाता है। तो डेफलिम्पिक बधिर खिलाड़ी यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो सुनने में अक्षम है, जिनकी सुनने की शक्ति जो है वो थोड़ी कम है, तो उनके लिए ये खेल जो है वो आयोजन किए जाते हैं जो कि वैश्विक स्तर पर बड़े स्तर पर किए जाते हैं। ठीक है, आजकल जो है ऐसे खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल जो कमेटी है उनके द्वारा एवरी 4 इयर्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीचे इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य में आपसे 2-3 लिख सकते हैं, 2 या 3 लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला खेल के माध्यम से समानता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। डेफ ओलंपिक्स की सफलतापूर्वक आयोजन की निगरानी करना, खेल के अवसरों और प्रतियोगिताओं को जो विकास है उस विकास का जो पद है उसको और आगे तक लेके जाना, शैक्षिक सांस्कृतिक अनुसंधान और जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ ड्रग मुक्त जो खेल है एक ऐसा वातावरण लागू किया जाए। तो डेफ ओलंपिक्स खेल के उद्देश्य क्या क्या है समझ गए आप सभी। तो डेफ ओलंपिक्स है क्या और इसके उद्देश्य आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा राइट द बिगनिंग एंड पर्पस ऑफ डेफ ओलंपिक्स। तो डेफ ओलंपिक्स की जो बिगनिंग है वो कैसे हुई और इसका क्या पर्पस है वो आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका ये मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है 3 सैंपल पेपर्स में तो आ चुका है आपका, मतलब 2 में आ चुका है। ये तीसरा है आसन और प्राणायाम। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन क्या होता है और प्राणायाम क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आसन क्या है। आसन जो है वो योग, हम जो योग क्रियाएं करते हैं उसकी विभिन्न मुद्राएं हैं। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है पतंजलि, इनके अनुसार आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को हम आसन कहते हैं। तो इंग्लिश में पूछेगा डिफाइन आसन, तो आप जो है इसका मीनिंग इस तरह से लिख देंगे। फिर पूछेगा प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्राण और दूसरा है आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन, आयाम का अर्थ है नियंत्रण, यानी कि श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। जब व्यक्ति जो है श्वास पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो उसे ही हम प्राणायाम कह देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आसन और प्राणायाम किसे कहते हैं। इंग्लिश में आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं प्राणायाम क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में हमसे पूछा गया बच्चों रॉक क्लाइंबिंग किसे कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग किसे कहते हैं। तो देखो रॉक क्लाइंबिंग जो है वो बहुत सारे खतरनाक खेल या फिर क्रियाकलाप है जो गतिविधि है उनमें से एक होता है। रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही मानसिक नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। आपके शरीर में बहुत फुर्ती होनी चाहिए, लचीलापन, सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए, साथ ही साथ समन्वयात्मक जो योग्यताएं हैं, ठीक है, समन्वयात्मक उसके लिए बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जो खास करके ऐसी जगह पे किया जाता है जो बहुत बड़ी प्राकृतिक जो चट्टाने होते हैं उस पर किया जाता है और जो कृत्रिम चट्टाने होती हैं उन पर किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए जब कोई पहाड़ अगर सीधा होगा तो आपके लिए जो है चढ़ाई करना बहुत कठिन होगा, लेकिन यही पहाड़ जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कह लीजिए कि 45 या 60 डिग्री ऐसे पे तो आप इजीली चढ़ सकते हैं। तो वही बताया गया है कि खेल की कठिनाई का स्तर चट्टान के झुकाव पर निर्भर करता है।
इसमें चढ़ाई कई प्रकार की होती है, एड क्लाइंबिंग भी होती है, फ्री क्लाइंबिंग भी होती है, ट्रेड होती है, पारंपरिक क्लाइंबिंग होती है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है और टॉप रॉक क्लाइंबिंग। अलग अलग तरीके की क्लाइंबिंग जो है उसके प्रकार भी इसमें बताए गए। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है और इसके जो प्रकार हैं और ये कैसे की जाती है, ये किसे कहते हैं, ये चीजें आपको इजीली समझ में आ गई। तो इंग्लिश में पूछ लेगा व्हाट इज रॉक क्लाइंबिंग, तो उसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इसमें पूछा गया है साहसिक खेलों के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो साहसिक खेलों के उद्देश्य क्या होंगे? सबसे पहला है प्रकृति से जुड़ना। आप जब भी कोई खेल खेलने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि अधिकतर खेल खेलने के लिए आउटडोर क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि अपने निवास स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप प्रकृति के नजदीक खुद को एक प्राकृतिक जो वातावरण है उससे जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं, तो आपका प्रकृति से जुड़ाव भी बन जाता है। अतिरिक्त ऊर्जा का उचित उपयोग, यानी कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी सकारात्मक और स्वास्थ्य जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक सर्वांगीण विकास जो है उस तरफ आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सीखते हैं। साथ ही साथ एकाग्रता को विकसित करना। आप कोई भी जो खेल है वो बिना एकाग्र किए हुए नहीं खेल सकते, तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जब आप साहसिक खेल खेलते हैं तो आपको जो है आपकी जो एकाग्रता करने की शक्ति है, ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति है वो इसे बढ़ा देती है। ठीक है, तो साहसिक खेलों के ये तीन उद्देश्य यहाँ पे समझ के होंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं, तो राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर गेम्स। तो सबसे पहला है कनेक्टिंग विद नेचर, प्रॉपर यूजेस ऑफ एक्सेस एंड या फिर एनर्जी कह सकते हैं, डेवलपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडवेंचर गेम्स के, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में पूछा गया डोपिंग की अवधारणा। तो भाई देखो, डोपिंग की अवधारणा जो बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये 3-4 पॉइंट देख रहे होंगे, लेकिन सिंपल सा यहाँ पे देखिए, एक अगर नॉर्मल वर्ड में कहें तो डोपिंग जो है वो एक ऐसा शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, सिंपल सा। तो देखो क्या होता है कि जब एथलीट यानी जो खिलाड़ी है वो अपने खेल प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए जो निषिद्ध पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है, तो इसे हम डोपिंग कहते हैं, पहली जो परिभाषा है। दूसरी क्या है कि खेल में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को फायदा पहुंचाने के लिए एवं प्रदर्शन को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, ऐसे तरीके जिससे क्या करते हैं वो इनका उपयोग करते हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा बन जाता है, जिसके लिए वो अवैध पदार्थ लेते हैं, तो इसी गतिविधि को डोपिंग के रूप में जाना जाता है। तो डोपिंग एक तरह से क्या हो गई कि किसी एक खिलाड़ी के द्वारा अपने खेल प्रदर्शन को और अच्छा बनाने के लिए गलत तरीके से जो निषिद्ध पदार्थ है, निषिद्ध दवाइयां हैं, उनका सेवन करना जो उसके प्रदर्शन को और अच्छा बढ़ा देता है, उसे ही डोपिंग कहा जाता है। अब डोपिंग जो है तो खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय जो खेल संगठन है वो अधिकारी वहां के जो ये कहते हैं कि भाई ऐसा जो करना जो है वो खेल भावना के खिलाफ है। ठीक है, तो डोपिंग की अवधारणा क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में पूछ लेगा इस तरह से, राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आप यहाँ पे इजीली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डोपिंग ऑफ मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कि खेल मनोविज्ञान जो है इसका महत्व क्या है। तो महत्व देखिए, सबसे पहला है कि प्रदर्शन में सुधार। खेल जो मनोविज्ञान के ज्ञान से जो एथलीट है वो अपने खेल प्रदर्शन में अच्छा सुधार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वो वैज्ञानिक तरीके से जो खेल है उसको और अच्छा बनाने के जो तरीके हैं उनको अपने व्यवहार में लाता है, उनसे परिवर्तन करता है और इस वजह से अपने प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार लाता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया, उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया, यानी कि ये जो खेल मनोविज्ञान है, यदि आपको इसका अध्ययन है, आपको इसका ज्ञान है, तो आपको इससे उचित प्रेरणा भी मिलती है और उचित प्रक्रिया भी मिलती है, जिससे खिलाड़ी जो है अपने प्रदर्शन को और अच्छा बढ़ाते हैं। ठीक है, वह प्रदर्शन किस तरह से सुधार सकते हैं, ये सभी बातें जो खेल मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव होते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक, ऐसा क्यों? क्योंकि खेल मनोविज्ञान जो है वो ऐसे प्रशिक्षकों को जो खिलाड़ियों का चयन करते हैं उनको मदद कर सकता है कि वो खिलाड़ियों के व्यवहार को अच्छे से समझें, उनके तौर तरीकों को अच्छे से समझें और फिर उनका चयन करें और फिर उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित करें। तो ये होते खेल मनोविज्ञान के जो महत्व है उसके बारे में, सिंपल सा। इंग्लिश में पूछेगा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकोलॉजी। तो फिजिकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स, मोटिवेटिंग एंड फीडबैक, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग गुड प्लेयर्स फॉर टीचर्स। ठीक है, तो 6 आपका कंप्लीट हो गया। 9th देख रहे हैं, सॉरी 7th है, संसाक्षण के लाभ देखिए, यानी कि संसाक्षण जो है इसके लाभ क्या क्या होते हैं हमें ये यहाँ पे समझाने। तो देखो भाई, सबसे पहला है
यदि आपके पेट और सिर में कोई भी गंभीर समस्या है तो सबसे पहले आपको ये आसन नहीं करना है। ठीक है, जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए ये आसन काफी लाभदायक होता है। इससे एकाग्रता में यानी कि आपको ध्यान केंद्र की शक्ति जो है वो बढ़ती है। यह आसन पेट, कमर, कूल्हों की चर्बी को कम करके आंत, यकृत, अग्राशय व गुर्दे को बल प्रदान करता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पेट, कमर और कूल्हे की जो चर्बी होती है उसे कम करता है। आंतें जो होती है हमारी, यकृत जो होती है, अग्राशय जो होती है, जो गुर्दे होते हैं उनको शक्ति प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जिससे हमारी लंबाई भी बढ़ती है। इस आसन को अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर मानसिक तनाव नहीं होगा, आपको क्रोध नहीं आएगा और जो चिड़चिड़ापन आदि जो मानसिक रोग है वो आपके साथ नहीं होंगे। आपका मन जो है वो शांत रहेगा और आपका तनाव भी कम रहेगा। तो ये लाभ है किसके? संसाक्षण, संसाकर्षण। समझ गए आप सभी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में पूछा जाएगा राइट बेनिफिट्स ऑफ संसाक्षण। तो बेनिफिट्स क्या हैं ये आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देखिए हमसे पूछा गया है कि ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं तथा इसका प्रकार लिखिए। तो ब्लड डोपिंग क्या होता है? देखो, ब्लड यानी कि लाल खून से संबंधित होगा। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की विधि होती है जो कैसे होती है? गलत तरीके से या फिर प्रतिबंधित जो पदार्थ होते हैं उनके रूप में। और इसके अंतर्गत दो विधियां आती है जिसमें से हमें एक को बताना है तो हम ले लेते हैं ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रतियोगिता जो है वो स्टार्ट होनी है, मान लीजिए कि आज डेट है 2 अप्रैल। ठीक है, आज डेट है 2 अप्रैल, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है 2 अप्रैल 2022। अब मान लीजिए कि आज ही जो है वो खेल आयोजन किया जाना है तो ठीक उससे 1 महीने पहले यानी कि 3 से 4 वीक पहले खिलाड़ी के शरीर में कुछ अतिरिक्त रक्त जो है वो चढ़ा दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग। होमोलॉगस क्या होती है कि जब एक व्यक्ति के शरीर में, एथलीट के शरीर में ताजा रक्त लेकर सीधा दूसरे शरीर के खिलाड़ी में चढ़ा दिया जाता है, इसे हम होमोलॉगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनकी शक्ति बढ़ जाती है जिससे कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन जो है वो और अधिक बढ़ने लगती है। और जब ऑक्सीजन बढ़ती है तो हमारे जो मांसपेशियां उनकी सहन क्षमता बढ़ती है और जब सहन क्षमता बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है हमारे खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता जो है हमारी, इनकी ध्यान केंद्रित करके खेलने की क्षमता जो है उसे भी ये बढ़ा देता है। तो ये होता है ब्लड डोपिंग और इसके प्रकार। आ जाइए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज ब्लड डोपिंग एंड राइट वन टाइप ऑफ इट। तो सबसे पहले तो ब्लड डोपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखेंगे। ऑटोलॉगस और होमोलॉगस जो ब्लड डोपिंग है ये से क्या होता है, ये से क्या कहते हैं, ये लिखेंगे। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, 3 मार्क्स में होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो देख लेते एक बार फिर भी हम क्या पूछा गया है यहाँ पे। बेसिकली देखिए, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण क्या होता है? देखो, खेल प्रशिक्षण का अर्थ प्रशिक्षण विधियां खेल प्रदर्शन को सुधारने के वैज्ञानिक और क्रमानुगत तथ्यों पर आधारित दीर्घ अवधि के कार्यक्रम है। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि खेल कूद में समान और विशेष क्षमता बढ़ाने की विधियां होता है खेल प्रशिक्षण। प्रशिक्षण हमें प्रदर्शन से संबंधित जानकारी देता है, इसे सुधारने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताता है। खेल प्रशिक्षण शारीरिक अभ्यास के माध्यम से एक खिलाड़ी की शारीरिक, तकनीकी, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक और जो नैतिक तैयारी होती है वो करवाता है। साथ ही साथ खेल प्रशिक्षण जो है वे सभी अधिगम, प्रभाव और प्रक्रिया इसमें शामिल होती है जिनका उद्देश्य खेल कार्य निष्पादन को बढ़ाना होता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि खेल प्रशिक्षण का अर्थ क्या है तो ये एक तरह से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एथलीट जो है वो कोई भी खेल खेलता है तो उस खेल की उसमें जो है कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर और विशेष उसकी जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, खिलाड़ी की शारीरिक, तकनीकी और बौद्धिक जो मनोवैज्ञानिक तैयारी होती है वो भी करवा देता है। साथ ही साथ किस तरह खेल को और अच्छा बनाया जाए ये वो भी बताता है। मैथ्यू के अनुसार खेल क्या है? खेल प्रशिक्षण जो है वो किसी खिलाड़ी की तैयारी का एक मूल रूप है। मार्टिन क्या कहते हैं? मार्टिन कहते हैं कि यदि हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो ये एक नियंत्रित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन संतोष तरीकों और संगठनों के द्वारा की जाती है। तो मैथ्यू के अनुसार ये चीज आपको समझ में आ गई। तो खेल प्रशिक्षण की अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है। उसके बाद आता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मीनिंग आप बताएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैथ्यू और अकॉर्डिंग टू मार्टिन ये आप यहाँ पे लिख देंगे इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया। इस तरह से हमारा सेक्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। अब इसमें हमारे जो है वो 3 मार्क्स के बेसिकली 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने, तो ये आपका 9 मार्क्स का यहाँ पे बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाक चिकित्सक की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि वाक चिकित्सक जो बोलने से संबंधित जो चिकित्सक होता है उसके बारे में। तो देखो भाई क्या क्या यहाँ पे योग्यता जो कह सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे योगदान हो सकता है उसे समझेंगे। तो सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। सबसे पहला है भाषण की अभिव्यक्ति। भाषण की अभिव्यक्ति कैसे होती है? जीभ, होठ, जबड़ा और तालु के समन्वय से। इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं उनकी ध्वनि निकलती है। तो वाक चिकित्सक क्या करते हैं, यदि कोई बच्चा जो है वो इन सभी का तालमेल सही से नहीं बैठा पाता है तो उसको सुझाव देता है कि आप जो इस तरह से इसे कर सकते हैं। प्रभावित भाषा कौशल। एक वाक चिकित्सक जो है वो बच्चों को बोलने के साथ साथ सांकेतिक भाषा प्रयोग करने की कला भी सिखाता है, जिससे कि वो किसी के भी हाव भाव को आसानी से समझ सके। तीसरा है श्रवण कौशल में सुधार, यानी कि वाक चिकित्सक जो है वो एक बच्चे की सुनने की क्षमता जो है उसको कैसे विकास किया जाए, उसमें कैसे सहायता कर सकता है और वो कैसे नई शब्दावली को विकसित कर सकता है, छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकता है, अपने सहपाठियों से कैसे उचित वार्तालाप कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो कौन सिखाता है? वाक चिकित्सक। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आती है वाक्पटुता, यानी कि एक वाक चिकित्सक जो है, जैसे कोई बच्चा हकला रहा है या फिर रुक रुक के बोलता है या फिर शब्दों को कई बार दोहरा भी देता है या फिर शब्दों की ध्वनि जो है वो उसे बढ़ा देता है, चेहरे की, गले की, कंधों की त्वचा में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ऐसे जो दोष होते हैं उनको दूर करता है कौन? वाक चिकित्सक। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आवाज और गूंज। हमने कई बार देखा है कभी कभी बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है, तो हमें भी हो जाता है कई बार, तो हमारी आवाज जो है वो मोटी पतली होने लगती है। ऐसे अन्य कारणों की वजह से यदि आवाज में एक प्रकार विशेष प्रकार की गूंज आ जाती है तो वाक चिकित्सक उसे ठीक करने में उस बच्चे की सहायता करता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाक चिकित्सक की क्या भूमिका होगी? भाषण की व्यक्ति, प्रभावित भाषा कौशल, श्रवण कौशल में सुधार, वाक्पटुता और आवाज में गूंज। तो यहाँ पे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, effective language skills, improving listening skills, speech impairment। देन उसके बाद नीचे है स्पीच, हाँ ये तो हो गया, वॉइस एंड इको। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हमसे पूछा गया है नौकासन योग करने की विधि। सिर्फ देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स में विधि पूछी गई है कि नौकासन योग की विधि कैसे की जाती है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको श्वसन की मुद्रा में लेट जाना है, कि जैसे आप सांस छोड़ते हैं एकदम सीधे उस तरह से आपको लेट जाना है। इसके पश्चात आपकी जो एड़ी है और जो पंजे हैं उसको आपको मिलाना है और अपने दोनों हाथ कांस रखने, कमर से सटा के रखने हैं। अब क्या करना है, आपको अपनी जो हथेली है वो जमीन पर तथा गर्दन को सीधा रखना है। अब अपने दोनों पैरों को और गर्दन और हाथों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं, यानी कि अपने पैरों को भी ऊपर उठाएं, अपने गर्दन को भी हल्का सा ऊपर उठाएं और आपके जो ये हाथ है इनको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए। और आखिर में अपने पूरे शरीर का वजन जो है वो आप नितंब कर दीजिए, यानी कि ऊपर की तरफ आपको महसूस करना है और इसी प्रक्रिया में आपको 30 से 40 सेकंड रहना है और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने वापस उसी अवस्था में आना है और इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से आप जो है नौकासन कर सकते हैं। इंग्लिश में पूछेगा राइट द मेथड ऑफ नौकासन योगा। तो फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डूइंग नौकासन योगा, व्हाट दैट इज दिस। तो इससे आप इजीली एक्सप्लेन यहाँ पे कर देंगे। अगला आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमसे पूछा गया है ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ट्रैकिंग होती क्या है? तो जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, छोटे घाटी होती है, वहां पर लंबी जो पैदल यात्राएं की जाती है उन्हें कहते हैं हम ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कि सबसे पहली है आसान ट्रैकिंग। तो इसमें क्या होता है, आसान में आपको कोई ज्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं करनी है और ऐसी जो ट्रैकिंग है वो सामान्यतः जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं होती है उसमें की जा सकती है और इसे कोई एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है जिसे ट्रैकिंग का अनुभव नहीं भी हो। सिंपल आ गया। उसके बाद है मध्यम। तो मध्यम में क्या होता है, मध्यम में जो वो आसान से थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अधिक, मतलब कि आसान में क्या होता है कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है और आप जो थोड़ी सी ऊंचाई तक ये जो मध्यम ट्रैकिंग है वो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कर्मठ। कर्मठ या फिर विकट। इसमें क्या होता है कि आपको अतिरिक्त शारीरिक प्रयासों की और दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की ट्रैकिंग जो है वो लगभग 50 मीटर या फिर इसकी से जो अधिक ऊंचाई है उस पर आयोजित की जाती है
और इसमें कुछ जो है वो खड़ी चढ़ाइयां भी सम्मिलित होती हैं। और सबसे जो कठिन आती है वो होती है कठिन ट्रैकिंग। इस प्रकार की ट्रैकिंग साहसी एवं अनुभवी यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जिनके लिए जो ट्रैकिंग है वो एक आम बात है वही ये ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ट्रैकिंग में 1 माह से भी अधिक का समय लगता है, इसलिए ट्रैकर को अपने शरीर के लिए अत्यधिक एवं मानसिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ट्रैकिंग के प्रकार क्या है? आसान, मध्यम, कर्मठ, विकट और कठिन। इंग्लिश में पूछेगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग। तो सबसे पहले इजी ट्रैकिंग क्या है, मॉडरेट ट्रैकिंग क्या है, देन हार्ड वर्क ट्रैकिंग किसे कहते हैं, तो इसे आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देन फिर है डिफिकल्ट ट्रैकिंग। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में हमसे पूछा गया है किशोरों की समस्याओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से प्रबंधन है जो किशोरों की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो किशोरों में कैरियर चेंज को लेकर, शारीरिक बदलावों को लेकर, आक्रामक व्यवहार को लेकर, सामंजस्य और स्थिरता में कमी को लेकर, महत्व की अनुभूति को लेकर, ये सभी समस्याएं इनमें देखने को मिलती हैं। इनका प्रबंधन जो है वो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला है सहानुभूति और स्वतंत्रता पूर्ण व्यवहार। इसका मतलब क्या है, माता पिता जो है वो किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, बच्चे के सामने उसकी चिंता नहीं दिखानी है, बल्कि बच्चे को जो है उसके साथ आप सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखिए, उसके साथ स्वतंत्रता पूर्ण व्यवहार रखिए। और ये जो व्यवहार है वो शारीरिक, जो बच्चा है उसके शारीरिक परिवर्तनों को कारण जो उसके अंदर तनाव हो रहा है उसको खत्म करने में सहायता करता है। घर एवं विद्यालय का स्वास्थ्य वातावरण। अगर घर एवं विद्यालय का जो वातावरण है वो स्वस्थ नहीं होगा तो किशोर सिंपल सी बात है अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं, जैसे कि जुआ खेलना या फिर नशा करना। तो किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए घर एवं विद्यालय का उचित वातावरण जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। हमें पता है कि हम हमारे घर में जो दादा दादी होते हैं, तो इसमें क्या है कि घर पर जो माता पिता होते हैं फिर जो परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो किशोरों को अपने पास बैठाएं और उन्हें थोड़ी सी नैतिक, जिसमें माता पिता का आदर करना, आसपास के लोगों का आदर करना, बड़ों से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें और जो धार्मिक शिक्षा होती है वो दी जाए। इससे क्या होगा, वो अपनी विवाह संबंधी समस्याएं जो उनका निदान कर पाएंगे। फोर्थ है मित्रतापूर्ण व्यवहार। जब भी बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो वो अपने माता एवं शिक्षकों के साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहता है, और ऐसा ही माता पिता को और शिक्षकों को बच्चों के साथ में रखना चाहिए, जिससे कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी समस्याएं माता पिता या फिर शिक्षक को बता सके। पांचवा आता है पर्याप्त स्वतंत्रता, यानी कि किशोरों की अपनी भावनाएं होती हैं, उन भावना को, उन सुझावों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे अपने अच्छे मित्रों का चुनाव कैसे करें इसके बारे में उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हाँ, बस आपको क्या करना है, उस आपके जो बच्चा है उसके मित्रों के बारे में सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इसका जो मित्र है वो ऐसा है, इसका मित्र जो है वो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरों की समस्या का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार, घर एवं विद्यालय का स्वस्थ वातावरण, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, मित्रतापूर्ण व्यवहार एवं पर्याप्त स्वतंत्रता। इंग्लिश में पूछा जाएगा हाउ कैन एडोलसेंस प्रॉब्लम्स बी मैनेज। तो कैसे करेंगे, एम्पैथेटिक एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर के साथ में, हेल्थ एनवायरनमेंट ऑफ होम एंड स्कूल, देन मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, फ्रेंडली बिहेवियर एंड एडिकेट फ्रीडम। उसके बाद आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसका हमें उल्लेख करना है। सबसे पहले बच्चों अति भार का सिद्धांत, ये क्या करता है, तो इसका अर्थ होता है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार बढ़ा देना चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण भार का मतलब क्या हो गया कि जितनी सहन क्षमता उस खिलाड़ी की मांसपेशियां सह सकती हैं, हमें उसकी अवधि जो है वो थोड़ी और अधिक करनी चाहिए, जितना कि वे अभ्यस्त हो चुकी है। यानी कि जितना प्रेशर वो झेल सकता है उससे और प्रेशर और खेलने की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 6-7 समझाए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 या 4 याद रख लीजिएगा। प्रगति क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अतिभार होता है 1090। तो हमें क्या करना है, एक एथलीट के अंदर इतना तो वो संभाल ही सकता है, इसको और अधिक हमें बढ़ाना चाहिए एक क्रम के अनुसार। ठीक है, और उसे किस से कब विश्राम करना चाहिए, कब उसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, ये भी बताना चाहिए। विविधता का सिद्धांत, यानी कि हमें क्या करना है कि एक सफल प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि के लिए, उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए कई सारी विविधता को शामिल करना चाहिए। जैसे कि वो कई तरह के व्यायाम करवा सकते हैं, उसका टाइम चेंज कर सकते हैं, उसका जो खेलने की जगह है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एथलीट है उसका जो एक तरह से कह सकते हैं ध्यान इसमें बना रहेगा।
निरंतरता का नियम क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतरता जो है वो प्रकृति है वो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाए। अगर आपको 2 प्रशिक्षण अंतराल लेने हैं एक ही दिन में, तो आप जो है उसमें कोई 5-6 घंटे का गैप नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का गैप रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर व्यक्तिगत भेदों के कारण या फिर अलग जो भेद उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी पुनः शक्ति जो है वो खो देता है, तो वो कैसे अधिक समय तक इसको यूज कर सकता है वो बताता है। विशिष्ट का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार शरीर की किसी विशिष्ट निश्चित अंग या फिर भाग को व्यायाम करने के लिए मुख्य तौर पर अंग या फिर आदि जो भाग है उनको विकसित करता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट है उसे आप याद रख लीजिए, बाकी को याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड लॉ कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक। तो 3 मार्क्स से हमारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए एंड आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे सभी। बढ़ जाते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में देखिए हमारे जो है 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें किन्हीं 3 को उत्तर देने हैं, यानी कि इज इक्वल टू 12 मार्क्स। तो सबसे पहले हमारे देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में प्रश्न क्या है। सबसे पहला, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला प्रश्न है खेलों में वर्जित या फिर जो निषिद्ध पदार्थ है और उनके दुष्प्रभावों को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहला पदार्थ है उत्तेजक। उत्तेजक जो है वो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। कैसे? उनके शरीर के अंदर भूख की कमी हो जाती है, उनमें सिर दर्द होता है, तनाव बन जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ये क्या होता है? ये जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जब इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं तो इसके कुछ कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेहरे पर अधिक बाल आ जाते हैं, मासिक धर्म में अनियमितता हो जाती है, तनाव बढ़ता है, अधिक गुस्सा आ जाता है, मानसिक अवसाद होता है, पुरुषों में गंजापन और उच्च रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। बाइनाइज, ये क्या होता है? तो इसके उपयोग करने से आपका जो ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति, एकाग्रता में कमी आ जाती है। जीभ, गले, फेफड़े आदि का जो कैंसर है, इसके आदि की जो कैंसर होते हैं, ऐसी समस्याएं जो है वो अक्सर बच्चों में देखी जाती हैं अगर वो इसका उपयोग करते हैं। फिर नीचे आता है बीटा ब्लॉक्स। ये क्या होता है? बीटा ब्लॉक्स के सेवन से खिलाड़ी की सहन क्षमता में कमी आ जाती है, पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, रक्तचाप बढ़ता है, पेट संबंधी जो रोग हैं वो बढ़ने लगते हैं। नशीली दवाएं या फिर नार्कोटिक्स, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप में मानसिक और आपका जो शारीरिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। आपको उल्टी, कब्ज आदि जो बेहोशी की अवस्थाएं होती हैं, आप कई बार जो बेहोश भी होने लगते हैं। ड्यूरेटिक्स क्या होता है? ड्यूरेटिक्स के सेवन से खिलाड़ी को कई सारी समस्याएं जैसे कि पानी की कमी, चक्कर का आना, मांसपेशियों का फट जाना या फिर पोटेशियम की कमी होने लगती है। तो आपको समझ में आ गया खेल में कौन कौन से पदार्थ जो है वो प्रतिबंधित हैं और उनके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। इंग्लिश में पूछेगा डिफाइन प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले है स्टिमुलेंट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, देन नीचे है कैनोबाइनी, बीटा ब्लॉक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एंड ड्यूरेटिक्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बच्चों हमसे पूछा गया है पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, 16 में क्वेश्चन है पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं और इसके लिए जो सुरक्षा के उपाय हैं हमें उसे बताना। तो सबसे पहले समझिए कि पैराग्लाइडिंग आखिर ये चीज होती क्या है। तो देखो, पैराग्लाइडिंग एक ऐसी मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी साहसिक खेलों में से एक है जो हल्के पैर लॉक्ड ग्लाइडर जो विमान होते हैं उनके द्वारा की जाती है। हल्के जो लॉक्ड जो ग्लाइडर विमान होते हैं उनके द्वारा। इसमें क्या होता है, जो पायलट होता है वो विंग एक ये जो हल्के जो लॉक्ड ग्लाइडर विमान होते हैं इसमें एक नीचे विंग होता है जिसे हॉर्नेस कहते हैं, वो वहां पे बैठा होता है पायलट, और उसी हॉर्नेस से क्या करता है उस बंदे को बांध देता है जो भी पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रहा है। तो फिर जो विंग है उससे लाइनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है एवं पंखे के सामने आने पर हवा का दबाव बाहर बहने वाली गतिविधि हवा की ओर हो जाता है जिससे व्यक्ति हवा में खिंच जाता है। तो इस प्रकार से वो पैराग्लाइडिंग मनोरंजन जो एक्टिविटी है उसमें लिप्त हो जाता है।
फिर बात आ जाती है हमें किन किन सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खुद से ही पैराग्लाइडिंग सीखने की कोशिश ना करें, ये अत्यधिक खतरनाक हो सकता है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। एक पूर्णतः जो प्रशिक्षक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक होता है और जो पैराशूट होता है उससे ही उड़ना सीखिए। आप जो है वो एक पंजीकृत क्लब को ही चुने जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यदि आप एक शुरुआती हैं तो इसका प्रयोग किए हुए जो उपकरण है, किसी के द्वारा किए गए जो उपयोग किए गए उपकरण है वो ना खरीदें। और यदि आप खरीदते भी हैं तो सबसे पहले आप जो अपने प्रशिक्षक है उसके द्वारा चेक करवा लीजिए कि ये सही है या फिर नहीं। पैराग्लाइडिंग करते समय आपको सुरक्षा उपकरण जैसे कि फ्लाइट सूट हो गया, सूट्स व हेलमेट, ये सभी आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि अगर जो विंग हो कई बार अगर टूट भी जाती तो आप जो सूट है उससे बच सकें। लॉन्चिंग करने से पहले आपको उस एरिया का जो मौसम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उड़ान का स्तर वही रखिए जिसका अनुभव आपको पहले हो चुका हो, उससे ज्यादा ना करें। अपनी साधारण तकनीक का प्रयोग कीजिए, अनावश्यक जोखिम नहीं लेना है। पैराग्लाइडिंग काफी खतरनाक हो सकता है यदि आप जो है सही निर्णय नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग क्या है और इसके सुरक्षा के लिए उपाय क्या है, आई होप समझ गए होंगे। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज पैराग्लाइडिंग एंड राइट देयर सिक्योरिटी मेजर्स। तो सबसे पहले पैराग्लाइडिंग है क्या, देन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फॉलोइंग इज द सेफ्टी मेजर्स ऑफ पैराग्लाइडिंग। तो यहाँ पे देखते हैं ये मैंने लिखे हुए 8। ठीक है, तो समझ गए आप सब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका सेक्शन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में पूछा गया है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। तो देखो, शारीरिक शिक्षा जो है वो दिव्यांग बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित, संतुष्टिदायक और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभव प्रदान करने के लिए होती है। अब देखिए इसको हम कैसे जो सिद्धांत है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत है चिकित्सक परीक्षण। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना यह पता ही नहीं चलेगा कि विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार की असमर्थता का सामना कर रहा है। अर्थात सभी विद्यार्थियों का एक पूर्ण चिकित्सक परीक्षण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों की रुचि कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। कार्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों की रुचि, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनके जो अनुभव है उसके आधार पर होने चाहिए। जो अध्यापक है उन्हें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक सफल कार्यक्रम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। विद्यार्थियों की उनकी असमर्थता के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरण देने चाहिए। जैसे कि दृष्टि संबंधित जो क्षति वाले विद्यार्थी हैं उनको ऐसी गेंद दी जाए जिसमें घंटियां बजी हो, ताकि जो बॉल जो है फर्स्ट पर लुढ़ के तो आवाज उत्पन्न हो सके और विद्यार्थी आवाज को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी को समझ सके। उसके बाद नीचे है विशेष पर्यावरण प्रदान करना। बच्चों की गति क्षमताएं सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच को भी सीमित कर देना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा जो वो देख नहीं सकता है या फिर सुन नहीं सकता है, तो इसका जो खेल खेलने का एरिया है उसे हमें सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी और बाकी बच्चों के लिए अच्छा होगा। भाषा अक्षम अक्षम जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं सही से, उनके खेल में उन्हें जो है वो खेल के बीच में आराम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो आराम करेंगे तभी जो है वो उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। फिफ्थ है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। किसी भी कौशल को सीखने के लिए हमें अतिरिक्त समय, अतिरिक्त प्रयास और अतिरिक्त मैदान की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसी से संबंधित कोई एग्जाम लेते हैं बच्चे का, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे एक एक के स्थान पर 2 अंक दे देने चाहिए, ताकि वो मोटिवेट होगा और अगली बार अपने प्रयास को और अच्छा बढ़ाएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 17। इंग्लिश में पूछा जाएगा, देखिए व्हाट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो टू मेक मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन इफेक्ट। तो सबसे पहला है मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देन है इक्विपमेंट्स should be as per the requirement, special environment should be provided, the rules should be amended according to the needs of the students। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 जो है वो एक तरह से कह लीजिए ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है क्या शारीरिक क्रियाकलाप जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। ये आपसे संबंधित है, आप इसे कैसे करेंगे। तो हाँ, शारीरिक क्रियाकलाप जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित ढंग से सहायता करते हैं। सबसे पहले तो हृदय के स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। कैसे लेके आते हैं, तो देखो
रक्तचाप जो होता है यानी कि बीपी जो होता है उसको कम करता है, एलडीएल यानी कि जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देता है, और जो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देता है। हृदयघात यानी कि जो हार्ट अटैक होती है उसकी संभावना कम होती है। इन सब के परिणाम स्वरूप हृदय जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि शारीरिक क्रियाकलाप करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है उसके संचार में और अधिक वृद्धि होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अच्छा अनुभव करने लगता है और मानसिक स्वास्थ्य में उसकी वृद्धि होने लगती है। उसके बाद है भार नियंत्रित करना। इससे क्या होता है, जब आप शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं तो आपके शरीर की जो अधिक कैलोरी होती है वो जलती है, इससे आपका भार नियंत्रित रहता है। बीमारियां जैसे कि मधुमेह हो गया, हृदय रोग, बगठिया, ऐसे जो बीमारियां होती है उससे आपको ये बचाता है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो शारीरिक क्रियाकलाप है वो जीवन की गुणवत्ता को लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पूछा जाएगा कि कैन फिजिकल, एक सेकेंड, हाँ, कैन फिजिकल एक्टिविटीज इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, इफ यस देन हाउ। तो यस, तो सबसे पहले इंप्रूव हार्ट हेल्थ, इनहेंस मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है लोड कंट्रोल यानी कि भार नियंत्रण। फिर लिखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड दी आर्थराइटिस। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था वो खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन ए बी सी और पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। सभी क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। गाइस, अगर आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो और आपको आपके सभी क्वेश्चन आंसर इजीली तरीके से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको चैनल पे और भी मिलने वाली है। और ये आपका जो है सैंपल पेपर नंबर फोर्थ था। ऐसे ही अभी आपके 2 सैंपल पेपर्स और अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन्हें भी सैंपल पेपर्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।